हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग कर रहे हैं यहाँ तैयारी एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें प्राचीन भारत की भी प्लेलिस्ट बन रखी है। आप लोग उस वीडियो को भी जा कर के देखें, उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखें, है ना। और ये दूसरी सीरीज़ चल रही है मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मैंने पहले ही बोला था कि मैं एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसे मैं यूनिट वाइज, है ना, जैसे कि प्राचीन भारत का अलग, मध्यकालीन भारत का अलग, आधुनिक भारत का अलग, उसे कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, और जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेलिंग के साथ सॉल्व कराया जा रहा है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एनटीए यूजीसी नेट में कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे और कुछ इनडायरेक्टली भी आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी लोग नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में कामयाब होते हैं, उनका रिजल्ट होता है, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की महत्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप में से बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट के, तो उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे उन्हें ये पता चलेगा कि आखिर एनटीए यूजीसी नेट किस तरह के क्वेश्चंस को सेट करता है, विद्यार्थी से वो किस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने की डिमांड करता है, क्वेश्चन कैसा होता है, किस लेवल का डेप्थ होता है, वो तमाम जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास का तो प्लेलिस्ट बन चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट वाइज बनाया गया है ना। उसी तरह दूसरा सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया है, जो कि हम लोगों का मध्यकालीन भारत का इतिहास का है, ठीक है। और इसी क्रम में मध्यकालीन भारत के इतिहास को भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसके 2-3 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, और कल इसका एक वीडियो आया था जून 2012 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। वो इसका पार्ट 1 था मध्यकालीन भारत के इतिहास का। और आज जो हम लोग करने जा रहे हैं जून 2012 का ही पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 कल मैंने क्लास में करा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगी, है ना। ये पार्ट 2 है और इसके पहले वाले में यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आज तैयारी करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीए यूजीसी नेट का। शुरू करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, आप चाहें तो इस ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि मैं जितने भी प्रकार का पीडीएफ होता है वो इसी ग्रुप में शेयर करता हूँ। और ये हमारे चैनल का लिंक है, ये दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं। आप लोग वीडियोज़ देखें, पहले पूरा सेशन को अटेंड करें, क्लास पसंद आए तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं। भले ही अभी हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये फैमिली जल्द ही बहुत बड़ी फैमिली के रूप में बदल जाएगी। तो आइए समय न गवाते हुए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास एनटीए यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ सवाल है, हम लोग ये मैंने करा चुका था, है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के सवाल में। ये सारे सवाल मैं कल के वीडियोज़ में करा चुका हूँ। तो आज का जो सवाल है, आज का पहला सवाल है ये, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया, है ना। क्या ये बात सही है कि दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित किया था? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति से भारत के एक बड़े भाग को समेकित नहीं किया था, ठीक है। अब ये तो अभिकथन है, हम लोग जानते हैं कि जब दो कथन और कारण रहता है तो बीच में क्योंकि लगाया जाता है ना। बीच में क्या लगाते हैं? क्योंकि, ताकि दोनों सेंटेंस को जोड़ने में आसानी हो। क्योंकि दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने इस्लाम और कुछ आदिवासी संबंध स्थापित करके सैनिक अभिजात वर्ग को अपनी सैनिक शक्ति का आधार बनाया, है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें ए गलत है और आर सही है। तो जिस भी ऑप्शन में ए गलत और आर सही है, वही उत्तर हमारा सही होगा। ये किस में देखने को मिल रहा है? ये ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले किसने किया? तो देखिए, तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख जो है, तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख सबसे पहले अब्दुल मलिक इसामी ने किया था। सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अब्दुल मलिक इसामी, ठीक है। अब्दुल मलिक इसामी ने इसका उल्लेख किया था, ठीक है। और ये इसका उल्लेख किसमें किया था? तुर्काने चिहलगानी का उल्लेख किसमें किया था? इनकी अपनी रचना थी, एक किताब लिखी थी, एक वृत्तांत लिखा था,
उसमें किया था, उस वृतांत का क्या नाम था? उस वृतांत का नाम था फुतुहुस सलातीन। क्या नाम था? हाँ, ठीक है, फुतुहुस सलातीन, ठीक है, फुतुहुस सलातीन। इसी पुस्तक में इन्होंने तुर्काने चिहलगानी का वर्णन किया था, ठीक है ना। वर्णन है, किसका वर्णन है? तुर्काने चिहलगानी, ठीक है। तुर्काने चिहलगानी का एक अन्य नाम क्या है? चालीसा दल, ठीक है ना, इसका अन्य नाम है। अन्य नाम क्या है? चालीसा दल, ये इनका अन्य नाम है। तुर्काने चिहलगानी का या चालीसा दल की स्थापना किसने की थी? स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, ठीक है। इसमें होता क्या था? इसमें 40 गुलामों का एक दल था। 40 गुलामों का एक दल, 40 गुलामों का एक दल था। 40 गुलामों का एक दल, ठीक है। इसे ही क्या कहा गया? इसे ही चालीसा दल या तुर्काने चिहलगानी कहा गया, ठीक है। तो आप लोग पेपर, पेन, अब नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को नोट करते चलने हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था? ठीक है, तो तरगी जो था ये मंगोल सेनापति था, इसने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था, ठीक ना। लेकिन बाद में क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोलों को पराजित किया था और संपूर्ण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग अपना विस्तार, साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, ठीक है ना। और इनका जो सबसे फेमस है दक्षिण विजय, दक्षिण भारत की जो इन्होंने विजय किया था, दक्षिण भारत का जो विजय किया था, इस दक्षिण भारत के विजय का जो श्रेय जाता है इनके सेनापति, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे मलिक काफूर, इनको जाता है, ठीक है, मलिक काफूर को जाता है। क्या सबसे पहले क्या हुआ था कि तरगी ने, यहीं लिख देता हूँ, तरगी ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी को हराया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया था, ठीक है ना। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया था, मंगोलों को हराया था, ठीक है। चलिए इसे भी नोट कर लें आप लोग। अब चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बताए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई गई हैं? यानी कि खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा था उसमें क्या नई शैली, यानी कि किस प्रकार की विशेषता पाई गई है उसमें, ठीक है। ये किसके शासनकाल में बात की जा रही है? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में, ठीक है ना, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में। तो इसका जो सबसे विशेषता है इनके मकबरा का, खाने जहां तेलंगानी का, कि इनके इसमें जो योजना थी वह अष्टभुजीय है। क्या है? योजना कैसी है? अष्टभुजीय है। और ये बना किसके समय में था? ये बना था, इनका मकबरा बना था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा में, है ना। किनके दरबार में? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय में ये खाने जहां तेलंगानी का मकबरा बना था, ठीक है।
ठीक है ना। किसका मकबरा बना था? खाने जहां तेलंगानी, इनका मकबरा बना था। खाना जहां तेलंगानी का मकबरा, मकबरा है ना, मकबरा बना था। ठीक है। और खाने जहां तेलंगानी थे कौन? तो खाने जहां तेलंगानी जो थे वो ये फिरोज शाह के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है। और तुगलक वास्तुकला में, जो तुगलक वंश जब था तो तुगलक वास्तुकला में ढलवा दीवारों की प्रमुखता थी। ठीक है ना। किस दीवारों की? ढलवा दीवारों की। ढलवा दीवारों की प्रमुखता थी। ठीक है। ढलवा दीवारों की प्रमुखता थी। और इसे क्या कहा जाता था? इस कला को क्या कहते थे? इस कला को कहा जाता था सलामी। क्या कहते थे? सलामी। चलिए, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स भी आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, सल्तनत चित्रकला की किस शैली ने मुगल शैली की चित्रकला की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किए? ठीक है। तो ऐसी कौन सी चित्रकला शैली थी जो कि दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थी और मुगल काल में आगे चल के यही रास्ता खोला, है ना, एक तरह का मार्ग प्रशस्त किया कि मुगल काल में भी चित्रकारी की शैली बढ़ी। ठीक है। तो इसका वजह कौन सा था? तो ये था चौर पंचाशिक। ये चौर पंचाशिक, लॉर्ड चंदा और इंडो पर्शियन, ये सारी शैलियाँ पहले दिल्ली सल्तनत में फेमस थी और इन्हीं सब ये लॉर्ड चंदा और इंडो पर्शियन, ये सारी शैलियाँ के बदौलत मुगल काल में चित्र शैली का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक ना, एक रास्ता खुला जिसे मुगल काल के लोगों ने भी अपनाया। ठीक है। इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत? हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि मुगल काल में चित्रकारी का स्वर्णिम युग था। ठीक है। तो किसके समय में? मुगल काल में किसके समय में चित्रकारी का स्वर्णिम युग था? तो वो था जहांगीर के समय में। ठीक है ना। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णिम युग था, यानी कि गोल्ड एज। खुद जहांगीर भी बहुत अच्छा चित्रकार था, है ना, गोल्ड एज था। ठीक है। शाहजहां के समय को क्या कहा जाता है? शाहजहां के काल में स्वर्णिम युग कौन सा था? तो उसके समय में स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग था। स्थापत्य कला का गोल्ड एज था। ठीक है, गोल्ड एज। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग पहली बार कब किया गया? यानी कि भारत में जो मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार, ठीक है, नोकदार मेहराब आप लोग समझते हैं, नहीं समझते मैं बता दूं। इस प्रकार की शैली को मेहराब कहा जाता है। ठीक है, इस शैली को ये मेहराब होता है। तो भारत में मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग कब किया गया? तो 9 नोकदार मेहराब का मतलब कुछ इस तरह से बना होगा, ऐसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से रहा होगा। तो 9 नोकदार की बात हो रही है, कब किया गया, या किस भारत में मुस्लिम वास्तुकला में 9 नोकदार मेहराबों का प्रयोग कब किया गया? तो ये किया गया था शाहजहां के भवन निर्माण के समय में। चूँकि मैं पहले ही बताया कि शाहजहां काल कैसा काल था, इनका जो गोल्ड एज था वो किस चीज़ में था? इनका गोल्ड एज था
स्थापत्य कला में, है ना, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, स्थापत्य कला में गोल्ड था। तो ये क्या है, एक तरह का निर्माण शैली है। तो ये निर्माण शैली होने की वजह से ही, है ना, इनके समय में पहली बार 9 नोकदार भवनों का या मेहराबों का प्रयोग हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो ये इतिहासकारों के द्वारा शाहजहां को दी गई थी। ठीक है ना, ये किसे दी गई थी, शाहजहां को मुजद्दिद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, यहाँ फिर से हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए आया है। एक तरफ भक्ति संत दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कौन सा मार्ग प्रशस्त किया है या किस मार्ग का संबंध उनसे है, उसे हमें मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करें। और रामानुज का जो संबंध है वह विशिष्ट द्वैतवाद से है। किससे है, विशिष्ट द्वैतवाद से। ठीक, चैतन्य का जो संबंध है वो चैतन्य का, ये इनका संबंध है गौड़ीय वैष्णव धर्म से। ठीक है, वल्लभाचार्य का संबंध किससे है, पुष्टि मार्ग से। ठीक है ना, पुष्टि मार्ग से। और नानक का संबंध है निर्गुण भक्ति से। ठीक है, तो इस मिलान के हिसाब से सही कूट ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए फिर से मिलान करने के लिए आ गया है सूची 1 और सूची 2 को। यहाँ हम लोगों को सवाल दिया गया था भक्ति आंदोलन से, तो हमारा अगला सवाल ही आ गया है सूफी आंदोलन से। ठीक है, एक तरफ तमाम सूफियों के नाम दिए रखे गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित संप्रदाय हैं। तो किस सूफी का संबंध किस संप्रदाय से था वो हमें मिलान करना है। तो आइए मिलान करें। ये जो कादरिया संप्रदाय है, कादरिया संप्रदाय, ये शाह नियामतुल्लाह से है। इनका संबंध शाह नियामतुल्लाह से है। ठीक है, उसके बाद नक्शबंदी संप्रदाय, ये हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ठीक है, उसके बाद फिरदौसी संप्रदाय, ये शेख बदरुद्दीन समरकंदी हैं। ठीक है, कौन है, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। और सत्तारी संप्रदाय जो हैं ये शाह अब्दुल्ला से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस मिलान के हिसाब से आइए सही कूट तक हम लोग पहुँचे। तो मिलान के हिसाब से सही कूट हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ देखिए यहाँ कुछ कर दिए रखे गए हैं, है ना, और दूसरी तरफ उनका संबंध दिया गया। इसको भी सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलाना है। ठीक है, तो मसंद, ठीक है, मसंद क्या था, तो मसंद जो था वो सिख गुरु का सहायक था। ठीक है ना, मसंद क्या था, सिख गुरु का सहायक। चलिए सहजदारी, ठीक है, सहजदारी क्या है, ये गैर खालसा सिख होता है, गैर खालसा सिख। सरदेशमुखी क्या है, सरदेशमुखी जो है ये मराठा राजस्व की मांग के लिए प्रयुक्त शब्द है। और डी क्या है, दल खालसा, दल खालसा क्या है, सिख धार्मिक संगठन है। तो यहाँ तो एकदम सीधे सीधे ही सब मिल गया है, इसलिए जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 होगा वही उत्तर हमारा सही होगा। तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वरकरी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो वरकरी संप्रदाय का संस्थापक जो है ये हमें ज्ञानेश्वर जी को मानते हैं। ठीक है ना, वरकरी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, ज्ञानेश्वर जी को माना जाता है। ज्ञानेश्वर जो हैं वो क्या है, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं। ठीक है, और ज्ञानेश्वर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था, जन्म इनका हुआ था आलिंदी में हुआ था, आलिंदी में। ठीक है, और इन्होंने किस धर्म की आधारशिला रखी, तो इनका जो धर्म था वह वैष्णव धर्म से संबंध था। ठीक है ना, वैष्णव धर्म। एक मिनट मैं सही से लिख देता हूँ। वैष्णव धर्म।
वैष्णव लिख सकते हैं, या एक मिनट मैं मिटा देता हूँ। हाँ, अब सही है। भागवत धर्म भी लिख सकते हैं, भागवत धर्म की आधारशिला रखी, यह आधार रखा भी रख सकते हैं। ठीक है। ओहो सॉरी, मिटा के सही से लिख ही देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी भी जो है ये कभी कभी प्रॉब्लम करती है, तो अब थोड़ा हमें वेट करना होगा क्योंकि ये PDF अटक गया है। हाँ, अब सही है। आधारशिला रखी। चलिए, इसके बारे में और भी आता है कि नामदेव जो थे वो वड़करी संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, है ना। नामदेव को वड़करी संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक, है ना। वास्तविक संस्थापक किसके? वड़करी संप्रदाय के। चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध जो लड़ा था वो किनके विरुद्ध लड़ा था? वो लड़ा था गुरु हरगोविंद सिंह के विरुद्ध में। ठीक है ना, वो किनके विरुद्ध में लड़ा था? हरगोविंद सिंह के विरुद्ध में लड़ा था। हुआ ये था कि 1628 में शाहजहां का जो एक बाज था वो उड़कर हरगोविंद जी के खेमे में चला गया था। ठीक है, तो जिसे गुरु जी ने देने से इनकार कर दिया था। तो मुगलों और सिख के बीच दूसरा झगड़ा गुरु द्वारा गोविंदपुर नामक एक नगर में बसाने को लेकर के भी हुआ था। ठीक है, तो एक बाज के वजह से भी गुरु हरगोविंद के विरुद्ध शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध लड़ा था। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीवाने खालसा निम्नलिखित में से किस कार्य को देखने के लिए जिम्मेदार था? ठीक है, तो दीवाने खालसा किस चीज़ को देखता था? तो दीवाने खालसा जो था ये राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि को देखने के लिए जिम्मेदार था। यानी राज्य के सीधे नियंत्रण में जो भूमि आती थी, दीवाने खालसा केवल उसे ही देखता था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन यहाँ फिर से दिया गया है मिलान करने के लिए, तो आइए इसे हम लोग मिलान करें। मिलान करने के लिए है, सबसे पहला है क्या? मालगुजार। ठीक है, तो मालगुजार जो है इसका संबंध किससे है? तो मालगुजार का संबंध जो है ये है भूमि धारक प्राथमिक जमींदार से। ठीक है, किससे है? भूमि धारक प्राथमिक जमींदार से। मुफ्ती क्या है? मुफ्ती मुस्लिम विद्वान है ना। वो क्या है? मुस्लिम विद्वान जो धार्मिक नियमों के विशेषज्ञ होते हैं। उसके बाद है अंजुमन। ठीक है, तो अंजुमन का संबंध किससे है? स्थानीय मुस्लिम संस्था से है। ठीक है, और उसके बाद खानजात क्या है? खानजात का संबंध है अनुवांशिक मुस्लिम अभिजात वर्ग से। तो मिलान के हिसाब से जो सही कूट है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो मेरा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ हमें मिलान करने के लिए दिया गया है ना। ये एक तरफ सूची 1 में तमाम प्रकार के आदेश दिए रखे गए हैं, किस आदेश का संबंध किससे है। ठीक है, और दूसरे तरफ यहाँ मुगल संबंधी शाही आदेश हैं। तो आइए उन्हें हमें मिलान करना है। हुंडी क्या होता था? तो मुगल काल में जो हुंडी होता था वह एक प्रकार का विनिमय पत्र होता था। हुंडी क्या होता था? हुंडी होता था विनिमय पत्र। ठीक है, तो हुंडी तो विनिमय पत्र होता था। दस्तक क्या होता था? तो जो दस्तक होता था ये कर की छूट होती थी। क्या होती थी? कर की छूट। कर की छूट के प्रयोजन के लिए यूरोपीय व्यापारियों को जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र। ये डायरेक्ट पिछले सेशन में मैं क्वेश्चन में के रूप में करा चुका हूँ। यूजीसी ने इसको क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि दस्तक जारी करने का अधिकार किसका था, है ना। तो उसमें लिखा हुआ था कि दस्तक जारी करने का अधिकार जो था लॉर्ड विलियम फोर्ड जो कि कलकत्ता से था, वहाँ के गवर्नर करते थे। और उस किस लिए होता था? तो यूरोपीय व्यापारी को छूट के लिए, है ना। एक आज्ञा पत्र दिया जाता था
कि आप लोग व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, सनद का संबंध किससे है? तो सनद जो होता था ये मुगल शाही आदेश है। सनद क्या है? मुगल शाही आदेश। और अगला क्या है? ददनी। ददनी एक प्रथा थी। क्या होता था इसमें? प्राथमिक उत्पादों को अदा किए जाने वाला अग्रिम धन होता था, है ना, उसे ही मुगल काल में ददनी कहते थे। तो एक तरह की ये हुंडी, दस्तक, सनद, ददनी ये एक शब्दावली है जो मुगल काल में यूज़ होती थी, और उसी शब्दावली का क्या अर्थ होता है वो दूसरी तरफ था जो हमें मिलान करना था। तो आइए इस मिलान के हिसाब से हम सही उत्तर तक पहुँचें। तो ए का तो 2 है, तो हमें ये उत्तर 2 ऑप्शन में देखने को मिलता है, ए और सी में। लेकिन बी का जो है कि 4 केवल एक में ही देखने को मिल रहा है और वो केवल सी में देखने को मिलता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे चीज़ों को नोट्स ज़रूर बनाएं आप लोग। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और हमें सपोर्ट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में, किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी? कि भारत में सर्वाधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफगान अभिजातीय वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया। यह कथन किनका है? यह कथन है आरपी त्रिपाठी का। ठीक है ना, यह कथन किसका है? आरपी त्रिपाठी का। उन्होंने ही यह कथन कहा था। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही नहीं है क्या बात हो रही है? तो उसने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ सवाल क्या पूछा रहा है? सही नहीं है। तो इन चारों में हमें जो नहीं है उसे चूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या नहीं है। तो दीवाने कोही जो थी ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था स्थापना। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो इससे तो ये तो साफ हो गया कि दीवाने कोही की स्थापना इसने नहीं की थी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ये तो सही नहीं है। इसके अलावा और पढ़ें, जियाउद्दीन बर्नी ने अलाउद्दीन की कराधान नीति की आलोचना की थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और अलाउद्दीन खिलजी ने कराधान नीति अपनाया था, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, कोतवाल मलिक फ़खरुद्दीन उसका वफादार था। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सवाल में पूछा क्या गया है कि कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है और यही इसका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन को चिन्हित कीजिए। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हमें गलत कथन को चिन्हित करना है। ठीक है, तो बाबर के जीवन वृत्त में समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। बात बिल्कुल सही है कि बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें समकालीन कार्यों पर प्रकाश डाला गया, ये बात बिल्कुल सही है। और क्या कहा गया है? इसमें प्रकृति के प्रति बाबर की रुचि को प्रदर्शित किया गया। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। बाबर का जो प्रकृति से लगाव बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये बात भी बाबरनामा में वर्णित है। उसके बाद इसमें फरगना, ठीक है, फरगना, समरकंद और काबुल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जहां उसने अपना समय बिताया था। ये बात बिल्कुल गलत है। जब उसने वहां समय बिताया था काबुल, फरगना और समरकंद में, तो फिर वो अपने बाबरनामा में उसका वर्णन क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। उसके अलावा उसने अपने एवं समकालीन लोगों या उनकी अच्छी और बुरी बातों पर प्रकाश डाला है, ये बात भी बिल्कुल सही है। समकालीन लोगों की अच्छी बुरी बातों पर प्रकाश उसने अपनी बाबरनामा ग्रंथ में डाला है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर सी ही गलत है। ठीक है ना, केवल ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी अन्य 3 सही हैं। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा गलत है? तो गलत तो इसमें हमको सी मिल रहा है और यही हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता हैं? ठीक है, तो तुलसीदास जो है उन्होंने कवितावली भी लिखी है, उन्होंने रामचरितमानस भी लिखा है, उन्होंने गीतावली भी लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। इन्होंने तीनों किताबें लिखी हैं। और तुलसीदास जो थे ये किनके समकालीन थे? ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। ये अकबर, मुग़ल सम्राट अकबर,
के समकालीन थे, अकबर के समकालीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार व्यंग चित्रकार करता था? व्यंग, ठीक है, यानी ठिठोली वाला चित्रकार, हंसी मजाक वाला। तो ये जो थे ये करते थे मिस्कीन। कौन करते थे? मिस्कीन। मिस्कीन जो थे वो मुगल काल में एक व्यंग चित्रकार थे। ठीक है, और वसावन क्या थे? वसावन, ये चारों लोग जो थे ये चित्रकार ही थे। तो वसावन जो थे ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार थे या सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे मुगल काल में। ठीक है, ये क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये चित्रकला के सभी शाखा के बारे में जानते थे। जैसे लाइन आर्ट बना सकते थे, ये रंगों का प्रयोग कर सकते थे, ये छवि बना सकते थे, है ना, और ज्योग्राफिकल मैप भी ये बनाते थे। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे मुगल काल में। ठीक है, तो ये था आज के सेशन का सबसे आखिरी सवाल। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। मैं बार बार नहीं बोलूँगा। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो करें, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो उस मेहनत के लिए कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।